Wish all of you blessings. ट्रांसलेशन तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक इक्विवेलेंस के कंसेप्ट पर मुकम्मल अबूर हासिल ना हो। इसी टॉपिक पर ये हमारा दूसरा लेक्चर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इक्विवेलेंस के हवाले से रोमन जेकबसन के वर्क पर गौर किया था। मौजूदा लेक्चर यूजीन नीडा के काम को प्रेजेंट करेगा। आइए देखते हैं नीडा इस हवाले से क्या बात करता है। नीडा के मुताबिक एन ऑर्थोग्राफिक वर्ड हैज अ फिक्स्ड मीनिंग। ये एक कॉन्सेप्ट चल रहा था कि जो लेटर्ड वर्ड हैं, तकरीबन जो भी वर्ड आप लिखते हैं वो किसी ना किसी शक्ल में लिखा जाता है, यानी लेटर्स पर मुश्तमिल होता है। वो शक्लें होती हैं, शेप्स होती हैं। दूसरे लफ्जों में शेप्स को मिला के आप वर्ड्स बना रहे होते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक जो वर्ड है वो एक्चुअली कोई भी वर्ड जो शेप फॉर्म में आपके सामने लिखा गया होता है। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने इस टाइम ऑर्थोग्राफिक खुद ORTHOGRAPHIC ये लेटर्स या शक्लों पर मुश्तमिल है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे ऑर्थोग्राफिक वर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है। ट्रांसलेशन के हवाले से ये एक ऑलरेडी व्यू तस्लीम किया गया था कि जो भी वर्ड प्रिंटेड फॉर्म में या रिटन फॉर्म में मौजूद है उसका एक फिक्स मीनिंग है। यूजीन नीडा वो पहला शख्स था जिसने इस बात से इनकार किया। उसने कहा कि एक्चुअली ऑर्थोग्राफिक वर्ड का फिक्स मीनिंग नहीं होता। उसने कहा a word acquires meaning through its context and can produce varying responses according to culture. यूजीन नीडा के अकॉर्डिंग कोई भी वर्ड कॉन्टेक्स्ट यानी बैकग्राउंड जो बात हो रही हो उस बात के अकॉर्डिंग मीनिंग बनाता है और मोस्टली डिपेंड करता है कल्चर के ऊपर। कई दफा एक ही रीजन के अंदर वक्त के साथ साथ जब कल्चर चेंज होता है तो वही वर्ड मीनिंग भी बदलता जाता है। तो इट मीन्स के कॉन्टेक्चुअली मीनिंग चेंज होता है और वर्ड का मीनिंग फिक्स नहीं होता। नीडा का अगला पॉइंट था कि मीनिंग इज ब्रोकन डाउन इनटू, यानी उसके मुताबिक मीनिंग को आप लिंग्विस्टिक मीनिंग, यानी एक उसकी टाइप मीनिंग की लिंग्विस्टिक मीनिंग है। लिंग्विस्टिक मीनिंग बेसिकली नीडा ने चॉम्स्की का जो मॉडल है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर का, या जो उसका ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव मॉडल था चॉम्स्की का, सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल, वहां से लिंग्विस्टिक मीनिंग एक कॉन्सेप्ट लिया, जो चॉम्स्की ही का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। मीनिंग की दूसरी टाइप अकॉर्डिंग टू नीडा रेफरेंशियल मीनिंग। ये एक्चुअली डिनोटेटिव मीनिंग को कहते हैं, यानी डिक्शनरी मीनिंग को। और नेक्स्ट इमोटिव मीनिंग और कॉनोटेटिव मीनिंग। ये भी सिमेंटिक्स का एक लेक्चर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, उसको एक दफ़ा देख लीजिए। उसमें मैंने मीनिंग्स पर बात की है। कॉनोटेटिव मीनिंग बेसिकली सादा लफ्ज़ों में कल्चर के अंदर या जो सोसाइटी होती है उसमें पीपल कोई मीनिंग जो है वो एसोसिएट कर देते हैं किसी चीज़ के साथ, जो कि एक्चुअली उसका डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता। जॉर्ज यूल के मुताबिक नीडल का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो एक मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट है, पॉइंटेड मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट। ताहम नीडल पेन का मीनिंग भी दे सकती है। अब एक्चुअली नीडल का मीनिंग पेन नहीं, लेकिन उसको एसोसिएट किया जा सकता है। तो इन द सेम वे आप नीडल को थ्रेड के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सुई धागा आप अच्छी तरह जानते हैं, उसमें निटिंग के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। फिर ये नीडल वर्क, ठीक है, उसके साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं। बहुत से इस तरह से आप कर सकते हैं। ये कॉनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं। तो नीडा ने एक्चुअली थ्री मीनिंग्स में मीनिंग को डिवाइड किया कि मीनिंग को आप थ्री मीनिंग्स में
स्टडी कर सकते हैं। मजीद नीडा ने कहा, टेक्निक्स टू डिटरमिन द मीनिंग ऑफ लेक्सिकल आइटम्स। मीनिंग डिटरमिन कैसे किया जाए? नीडा बहुत बेसिक बातों के साथ स्टार्ट ले रहा है। ट्रांसलेशन आपने सोर्स टेक्स्ट की करनी है और सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट में ट्रांसलेट करते हुए अगर आपको सोर्स टेक्स्ट के वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग, जिस सेंस में वो मीनिंग या जिस सेंस में वो लफ्ज लिखा राइटर ने, अगर वो मीनिंग आप डिटरमिन करने में नाकाम रहते हो तो लाजमी बात है कि आपकी ट्रांसलेशन या तो डाइवर्ज हो जाएगी या वो मतलब रॉन्ग हो जाएगी। यही बात नीडा ने अभी पीछे बताई है कि मीनिंग्स मतलब वैरायटी रखते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मीनिंग जो है वो डिनोटेटिव हो, वो कॉनोटेटिव भी हो सकता है, कंटेक्चुअल हो सकता है। तो इट मीन्स के पहले नंबर पे मीनिंग किस तरह से डिटरमिन करना है, ये टेक्निक्स हम जान लें ताकि हमें पता हो कि हम राइट मीनिंग डिटरमिन कर रहे हैं और हमारी ट्रांसलेशन अप टू द मार्क होगी। जो टेक्निक्स बताई इस नीडा ने, उनमें पहली टेक्निक थी हायरार्किकल स्ट्रक्चरिंग, दूसरी टेक्निक कंपोनेंशियल एनालिसिस और तीसरी टेक्निक थी सिमेंटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस। आइए इन पर थोड़ा सा तफसीली गौर करते हैं। हायरार्किकल स्ट्रक्चरिंग टेक्निक, बात यह है हायरार्की बेसिकली रैंक वाइज, यूं कह लीजिए कि एक जब आप ऑर्डरिंग कर देते हैं, तरतीब लगा देते हैं रैंक में। मिसाल के तौर पे आप स्कूल में एक तस्वीर देखते हैं जब वो बच्चों के गेम्स या स्पोर्ट्स होती हैं तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए वो एक उन्होंने बाकायदा तौर पे वो रैंक्स वाला जो है वो स्टूल टाइप जैसा बनाया होता है। तो वो बेसिकली हायरार्की होती है। ठीक है, ग्रेडिंग की गई होती है, रैंकिंग की गई होती है, तो हायरार्की का ये मतलब है। हायरार्किकल स्ट्रक्चरिंग टेक्निक है क्या? हायरार्किकल स्ट्रक्चरिंग टेक्निक differentiates series of words according to their level. For example, सुपरऑर्डिनेट एनिमल है और इसके हाइपोनिम्स गोट, डॉग, काउ। बेसिकली बसा औकात वर्ड्स जो कि एक सीरीज में आ रहे होते हैं, एक तरतीब में, या यूं कह लीजिए कि वो एक ही फील्ड या डिवीजन से बिलोंग या क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं, या उनका लेवल एक होता है, या उनका यूं कह लीजिए कि लेवल में उनको डिवाइड करना होता है आपने उनकी क्लास के अकॉर्डिंग। तो ये जो आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं मीनिंग के लिए, वो हायरार्किकल स्ट्रक्चरिंग टेक्निक बन जाती है। मिसाल के तौर पे आपके पास से जो ट्रांसलेशन सोर्स टेक्स्ट की करने के लिए लफ्ज आया वो था गोट। अब आपको पहले नंबर पे तो ये जानना है कि अगर आपको गोट को उसकी मीनिंग निकालने के लिए ये देखना है कि मीनिंग ठीक निकलेगा भी कि नहीं, तो पहले नंबर पे तो ये देख लीजिए कि क्या हायरार्किकल स्ट्रक्चरिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग आप उस वर्ड को ठीक सीरीज के रैंक पे ले आए हैं या नहीं ला सके, सीरीज में से, यानी उसका रैंक ठीक कर सके हैं या नहीं कर सके। अब सुपर ऑर्डिनेट एक्चुअली एनिमल है, ठीक है, उसके अंडर गोट भी आएगी, डॉग भी आएगी, काउ भी आएगी। इसका मतलब ये सब के सब इक्वल आ जाएंगे। ऊपर इनकी जो छत है वो एनिमल टर्म की है, उसके अंडर गोट, डॉग, काउ ये सब इक्वल हैं। अच्छा, मजीद अगर आपने इनमें फर्क करना है तो वो फिर इस बेस पे हो सकता है कि इनमें से गोट, डॉग, काउ में से कौन है जो एक दूसरे को खाता है। सपोज आप गोट, डॉग, काउ की जगह गोट, लॉइन, काउ रख देते हैं तो वहां पे आप क्लियर हो जाएंगे कि ओके, एक रैंक और बढ़ गया। यानी अब एनिमल, एनिमल में ऊपर आ जाएगा लॉइन, लॉइन को खाने वाले गोट का, सॉरी, लाइन खाता है गोट का को, तो वो और नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से हायरार्किकल स्ट्रक्चरिंग टेक्निक में
आप मुख्तलिफ जो वर्ड्स होते हैं उनके रैंक्स डिसाइड कर लेते हैं, और फिर उससे जब आप ट्रांसलेशन करते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स की जिनमें आपको कंफ्यूजन हो रही हो, तो ये टेक्निक आपको इस वे में हेल्प आउट कर सकती है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर वर्ड को इसी टेक्निक के तहत आपने वो एनालाइज करना है। दो टेक्निक्स मजीद नीडा ने बताई थी, आइए दूसरी टेक्निक को देखते हैं। कंपोनेंशियल एनालिसिस टेक्निक, यानी कंपोनेंट्स में डिवाइड करके आप इनका जानिए कि मीनिंग किस तरह से आप निकालेंगे या मीनिंग क्या निकलेगा किसी वर्ड का। ये कंपोनेंशियल एनालिसिस बेसिकली बिल्कुल वो सिमेंटिक फीचर्स वाला कंपोनेंशियल एनालिसिस ही है। इसके लिए जो मैंने आपको लेक्चर बताया सिमेंटिक से रिलेटेड, उसको एक नज़र लगा लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा इस सिलसिले में। कंपोनेंशियल एनालिसिस टेक्निक identifies and discriminates specific features of a range of related words. बेसिकली ये जो कंपोनेंशियल एनालिसिस टेक्निक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करती है स्पेसिफिक फीचर्स को। मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं जिनमें रिलेशन होता है, जैसे अभी हमने देखा डॉग, काउ, गोट, इनमें रिलेशन है कि ये एक सुपर ऑर्डिनेट एनिमल का के हाइपोनिम्स हैं, या यूं कह लीजिए लो रैंक हैं एक हायर ऑर्डर या हायर रैंक्ड एनिमल वर्ड के। ठीक है, तो ये एनिमल वर्ड के अंडर आते हैं। अच्छा, इन्हीं को अगर आपने रिलेटेड वर्ड्स को अगर ये कंपोनेंशियल एनालिसिस टेक्निक से आइडेंटिफाई करना है और डिस्क्रिमिनेट यानी अलग अलग करना है, तो फिर स्पेसिफिक फीचर्स जिन्हें आप सिमेंटिक फीचर्स कहते हैं उनमें यानी प्लस माइनस की शक्ल में आप इनको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक फीचर ले फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फीचर तो आपने ले लिया एनिमल, तो गोट प्लस एनिमल, काउ प्लस एनिमल, और डॉग प्लस एनिमल, यह हमने लॉइन लिया था, तो लॉइन प्लस एनिमल। ओके, अच्छा, दूसरा ये तीनों यहां पे तो कॉमन हो गए, यानी ये आइडेंटिफिकेशन हो गई कि तीनों एनिमल है। अब डिस्क्रिमिनेशन कहां से हो? डिस्क्रिमिनेशन के लिए से आप ले लेते हो कॉर्निवोरस। ठीक है, कॉर्निवोरस यानी फ्लैश ईटर। ठीक है, गोश्तखोर जानवर कौन से हैं, तो पता चलेगा जी गोट माइनस हो जाएगी कॉर्निवोरस में या फ्लैश ईटर में, काओ माइनस हो जाएगी फ्लैश ईटर में, लॉइन प्लस हो जाएगा, यहां से डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। उम्मीद है आपको तरीका समझ आ गया होगा। कंपोनेंशियल एनालिसिस टेक्निक से भी आप हायरार्किकल स्ट्रक्चरिंग टेक्निक की तरह आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं थ्रू स्पेसिफिक फीचर्स। The results can be plotted visually to assist in making an overall comparison. अच्छा, ये जो रिजल्ट्स आपने प्लॉट करने हैं ये एक्चुअली वही जो मैंने आपको बताया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मसलन गोट, तो उसके आगे आ जाएगा प्लस एनिमल स्क्वायर ब्रैकेट में और माइनस फ्लैश ईटर। अच्छा, लॉइन प्लस एनिमल उसके आगे आ जाएगा लेकिन प्लस फ्लैश ईटर, तो फर्क आ गया। ठीक है, तो रिजल्ट्स इस तरह से आपको हेल्प आउट करेंगे डिटरमिन करने में कि किस सेंस में जो आपका सोर्स टेक्स्ट है उसमें कोई वर्ड जो आपको कंफ्यूज कर रहा है वो किस सेंस में मीनिंग कन्वे कर रहा है। एक थर्ड टेक्निक भी मौजूद है। अच्छा, यहां पे एक चीज ये यूजीन निडा ने खुद ही किनशिप टर्म्स ली थी, जो कि उसने ये उसी का एक्चुअली उसी की बुक का टेबल है। गौर कीजिए, उसने 4 सिमेंटिक फीचर्स लिए थे। मेल, असेंड, असेंड यानी कि जो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि यूं कह लीजिए जीनियोलॉजी या नस्ल में असेंड कर रहा है, यानी कि यूं कह लीजिए कि ऊपर से आ रहा है या इससे जारी हो रहे हैं। डिसेंड का मतलब कि ये किसी से जारी हो रहा है। दूसरे लफ्जों में सादा यूं ले लीजिए, असेंड का मतलब कि इससे पैदा हो रहे हैं, डिसेंड का मतलब कि ये किसी से पैदा हो रहा है। आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने के लिए। और लीनियल का भी एक्चुअली वही मीनिंग है कि डायरेक्ट ये पैदा कर रहा है, ठीक है, या इससे पैदा हो रहे हैं, मतलब इनका आपस में कनेक्शन है या एक लिंक है। अच्छा, ये 4 सिमेंटिक फीचर्स हैं।
अब गौर कीजिए, फादर प्लस मेल प्लस असेंड, जिसका मतलब इससे पैदा हो रहे हैं, माइनस डिसेंड, जिसका मतलब ये पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि फादर, ठीक है, लीनियल, कि भाई इसकी लीनियल, अगर ये फादर है तो इट मींस इसका सन जो होगा वो इसी की लाइन में होगा, तो लीनियल तो हुआ कि डायरेक्ट कनेक्शन तो रखता है। यहां से अब हेल्प क्या होगी, यहां से हेल्प होगी कि भाई फादर के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो जाएंगे, एक तो मेल है और एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे अगर मेल है और प्रोड्यूसर है तो जो इसकी प्रोडक्शन है वो इसी की लाइन में है, ठीक है, ये एक पता चला। मदर का सिर्फ ये कि मेल नहीं है, बाकी चीजें वही रहेंगी। हाँ, अंकल का आप देखें, अंकल मेल भी है प्लस असेंड, ठीक है, जिसका मतलब प्रोड्यूसर वो भी है, ठीक है। अच्छा, और डिसेंड माइनस के भाई वो मतलब उस प्रोडक्शन में नहीं आ रहा, और लीनियल, लीनियल भी नहीं है, जिसका मतलब फादर की लाइन में अंकल नहीं आ रहा, ठीक है, या सन की लाइन में अंकल नहीं आ रहा। सन की लाइन में फादर आएगा, अंकल जो है वो उसका रिलेटिव तो है, लेकिन अंकल से वो पैदा नहीं हुआ, तो लाइन एक नहीं है। अच्छा, आंट के मामले में बस अंकल से वो एक ही फर्क आएगा, मेल के मामले में माइनस। ब्रदर, अच्छा ब्रदर जो है वो मेल है प्लस असेंड, यानी प्रोड्यूसर है नहीं, ठीक है। ब्रदर जो है वो डिसेंड जो है वो भी नहीं कर रहा और असेंड भी नहीं कर रहा, लीनियल वो है, ठीक है। अच्छा, असेंड करने का मतलब प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और डिसेंड करने का मतलब कि आपसे प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो चूंकि आपसे प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो माइनस इधर भी आ जाएगा। लीनियल आपका भाई है, इसका मतलब आपका बाप उसका भी बाप है, तो लीनियल लाइन तो एक ही होगी, तो प्लस हो गया, ठीक है। सिस्टर के मैटर में एक ही फर्क वो आएगा मेल का, बस। सन के मैटर में अब गौर करें, सन मेल है, असेंड नहीं कर रहा, ठीक है, ब्रदर की तरह, ठीक है, ताहम डिसेंड ये जरूर कर रहा है फादर से, और लीनियल भी है, ठीक है। तो ये एक आपने देख लिया। डॉटर के मामले में बस यही फर्क आएगा कि वो माइनस हो जाएगी, और नेफ्यू के मामले में मेल है, असेंड तो वो कर नहीं रहा, डिसेंड वो जरूर कर रहा है, लीनियल वो नहीं है, ठीक है। डिसेंड वो जरूर कर रहा है क्योंकि खानदान वही आ रहा है, चचा ताया कुछ भी करके नेफ्यू जो है उसका मतलब वो डिसेंडेंट बन जाता है, चचे मतलब अपने अंकल का, लेकिन लाइन में नहीं आता, ठीक है। तो ये आपको चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, अगर वर्ड कोई कंफ्यूज कर रहा हो और आप समझ ना पा रहे हो कि भाई किस तरह से मैं फाइंड करूं कि भाई क्या मीनिंग पुट करना है। थर्ड, सिमेंटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक। कंपोनेंशियल एनालिसिस टेक्निक तो आपने अभी देखी, सिमेंटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक क्या कहती है, separates out visually the different meanings of a word on the basis of its context. Semantic structure analysis technique विजुअली सेपरेट आउट करती है डिफरेंट मीनिंग्स को कॉन्टेक्स्ट की बेस पे। एक वर्ड है, जैसा कि यूजीन नीडा ने ऑलरेडी कह दिया कि भाई फिक्स मीनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होते हैं, तो इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत से मीनिंग्स हो सकते हैं। अच्छा, सिमेंटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक आपको हेल्प करती है उन मीनिंग्स को अलग अलग करने में कि भी किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा मीनिंग आ सकता है, और उस लिहाज से फिर कौन सा मीनिंग आपने टेक करना है अपनी ट्रांसलेशन के लिए, वो आप खुद फाइंड करने में इजी हो जाओगे। यहां पे एक एग्जांपल नीडा ने जो दी, ठीक है, वो है स्पिरिट की एग्जांपल। अब स्पिरिट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत से मीनिंग्स बन जाते हैं, डीमंस, एंजल्स, गॉड्स, गोस्ट, इथॉस, अल्कोहल, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत से मीनिंग बन जाते हैं, और ये बनते किन बेसिस पे हैं कि भाई ह्यूमन या नॉन ह्यूमन। मसलन नॉन ह्यूमन की बेस पे डीमंस, एंजल्स, गॉड्स, गोस्ट, ये कह लो कि वो बन जाते हैं सारे के सारे।
अच्छा, ह्यूमन की बेस पे इथॉस, अल्कोहल, ठीक है। इथॉस बेसिकली किसी कम्युनिटी में जो एक ओवरऑल स्पिरिट या कह लो कि एक वो एक थिंकिंग या वो कह लो ओवरऑल जो एक पैशन या वो एक सोच चल रही होती है, ठीक है। एक गर्म तबीयत है, ठंडी तबीयत की है, क्या मतलब स्पिरिट उनकी चल रही है ओवरऑल कम्युनिटी की, ठीक है, वो इथॉस होती है। और अल्कोहल आप जानते हैं कि वो मैन मेड ही है, कि भाई अल्कोहल जो है ये ड्रग है, ठीक है, और इसकी केमिकल एक वैल्यू है। अच्छा, गुड वर्सेस बैड के हिसाब से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। मसलन बैड में डीमंस आ जाएंगे, गुड में एंजल्स आ जाएंगे। अच्छा, गॉड्स, ठीक है, तो गॉड का भी इसी तरह से, गोस्ट का भी इथॉस, अल्कोहल। अच्छा, ये कॉन्टेक्चुअली अब ये मीनिंग्स डिफरेंशिएट आप कर लोगे, ठीक है। और फिर आपके लिए इजी हो जाएगा कि किस सेंस में या किस कॉन्टेक्स्ट में जो सोर्स टेक्स्ट है उसमें जो वर्ड आया है वो मीनिंग प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो इजी हो जाएगा। Semantic structure analysis technique stresses the importance of context for communication when dealing with metaphorical meaning and with complex cultural idioms. For example, where the sense of the phrase often diverges from the sum of the individual elements. मतलब नीदा का ये है कि सिमेंटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक बेसिकली जोर देती है इस बात पे कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में और कम्युनिकेशन, ठीक है, जो मतलब की गई है राइटर की तरफ से, जिसके सोर्स टेक्स्ट को आप ट्रांसलेट कर रहे हो, उसने बेसिकली किस सेंस में जो है या किस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड इस्तेमाल किया है। इसको यूं समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल एक उर्दू की जरबुल मसल है, आई थिंक आसमान से गिरा खजूर में अटका। अच्छा, आसमान से गिरा खजूर में अटका, फर्ज कीजिए कोई अंग्रेज है, ठीक है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगा है और वो इसको मतलब सिंपल ट्रांसलेट कर दे, ठीक है, कि भाई आसमान से गिरा, ठीक है, फेल फ्रॉम स्काई या फेल फ्रॉम हेवन, खजूर में अटका, ठीक है, और मतलब वो कर दे आगे उसको कि भाई वो इस तरह से मतलब खजूर में सिंपली वो मतलब उसको कर दे, तो वो तो ट्रांसलेशन तो उसने वर्ड फॉर वर्ड कर दी। लेकिन जो प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम ये आई कि कॉन्टेक्स्ट में शायद मीनिंग प्रोड्यूस नहीं हो सका। अच्छा, इन केस अगर उसको डिफरेंट ये जो सेंसेस में या कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल है आसमान से गिरा खजूर में अटका का, वो पता चल जाए, तो शायद वो खुद ही जान जाए कि भाई उसकी तो अपनी लैंग्वेज में मौजूद है कि भाई आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, तो वो वहां से इजीली इसको फिक्स कर सके या सेट कर सके। तो ये जो सिमेंटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक है, ये कई दफा इस बात पर जोर देती है कि बहुत से अल्फाज राइटर अपने कल्चर के अकॉर्डिंग और वो में इस्तेमाल होने वाले जो मुहावरे, जरबुल मसल वगैरह होते हैं, वो उनकी शक्ल में लिख रहा होता है, ठीक है। ताहम ट्रांसलेटर कई दफा ना समझते हुए उनको जो है वो अपनी मतलब लफ्जी तौर पे ट्रांसलेट कर जाता है और सेंस जो होती है वो नहीं डेवलप कर पाता। नीदा ने इस सिलसिले में एग्जाम्पल भी एक पुट की। उसने कहा कि द हिब्रू इडियम बेन खूफा, जिसका एक्चुअली खूफा जो है ये एक्चुअली जिस तरह हमारे यहाँ पे शादी का तंबू होता है, ठीक है, वो बड़ी सी कनातें और तंबू जो लगाया गया होता है, ठीक है, तो खूफा हिब्रू में जो ये ज्यूज हैं, ठीक है, वो भी अपनी शादियों में हजरत इब्राहिम के टाइम से ये खूफा का जो है ये कंसेप्ट जो है वो चलता आ रहा है। कहा जाता है कि शायद हजरत इब्राहिम जो है वो भी मतलब इस तरह के तंबू टाइप के वो शायद रहा करते थे रिहाइश में और मेहमानों की वो मेहमान नवाजी करते थे। तो खूपा वर्ड फिर उधर से ये हिब्रू के अंदर आज भी वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये कॉन्टेक्स्ट आ गया, ठीक है, इस वर्ड का जो मैंने आपको तफसील में बताया। इसका जो लिटरेरी या डिक्शनरी या डिनोटेटिव मीनिंग है वो है चिल्ड्रन ऑफ द ब्राइट चेम्बर,
ठीक है, वही बात कि भाई जो एक तरह से दुल्हन का वो जो पोर्शन है, ठीक है, शादी के मौके पे वहां जो बच्चे उसके साथ हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है शादी के मेहमानों की सेंस में और खास तौर पे दूल्हे के दोस्तों की सेंस में। अब ये कॉन्टेक्सचुअल जब तक मीनिंग पता ही नहीं होगा कि कॉन्टेक्स्ट में इसकी कल्चरली क्या वो इम्पोर्टेंस है और इसका यूज क्या है, तो किस तरीके से एक दुरुस्त ट्रांसलेशन पॉसिबल हो सकती है, ये पॉइंट नीडा बताना चाह रहा था। सिमेंटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस टेक्निक क्लैरिफाइज एम्बिग्विटीज। अच्छा, ये जो कई दफा गलत फहमियां और कुछ गलत मतलब डायरेक्शन में जाने वाले कंक्लूजन्स निकल रहे होते हैं, जो रॉन्ग कंक्लूजन्स होती हैं, ये टेक्निक उनको ठीक कर देती है। एल्यूसिडेट्स ऑब्सक्योर पैसेजेस, अनक्लियर पैसेजेस को भी क्लियर कर देती है, ठीक है, कि भाई क्लियर हो जाता है कि अच्छा अच्छा इनका एक्चुअली ये सेंस बन रही है और ये उनके कल्चर में ये चीजें थी, तो वहां से मीनिंग फिर इजीली पता चल जाता है। और आइडेंटिफाइज कल्चरल डिफरेंसेस, फिर इस टेक्निक की वजह से कल्चरल डिफरेंसेस का पता चल जाता है कि फलां कल्चर में वो इस तरह इस्तेमाल करते थे, तो इट मींस उन्होंने अपनी सेंस के अकॉर्डिंग ये चीज प्रेजेंट की है। वहां से फिर ट्रांसलेशन थोड़ी प्रॉपर और बेहतर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जैसा शुरू में बात हुई थी, नीडा चॉम्स्की की जनरेटिव ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल से भी काफी कुछ कह लो कि इन्फ्लुएंस ले चुका था, तो उसने इसका काफी इस्तेमाल भी किया अपने इक्विवेलेंस जो वर्क है उसमें। Chomsky's generative transformational model provides the translator with a technique for decoding the source text and a procedure for encoding the target text. अच्छा, उसका कहना था कि चॉम्स्की का मॉडल अगर इस्तेमाल कर लिया जाए सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर वाला, तो एक तो टेक्निक मिल जाती है डिकोड करने के लिए, यानी सोर्स टेक्स्ट के मीनिंग्स किस तरह से दुरुस्त लिए जाएं, और दूसरे नंबर पे ये कि इनकोड कैसे करना है टारगेट टेक्स्ट में, यानी ट्रांसलेशन कैसे करनी है दुरुस्त, उसका भी पता चल सकता है। तो इस हवाले से जो चॉम्स्की के जनरेटिव ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल से उसने स्टेप्स लिए थे डिकोड करने के और एनकोड करने के, वो 3 स्टेप्स थे। पहला एनालिसिस, कि भाई एनालाइज कर लो सोर्स टेक्स्ट में को, ट्रांसफर, फिर उसको ट्रांसफर करो एनालाइज करने के बाद, देन रीस्ट्रक्चर यानी एनकोड करो टारगेट टेक्स्ट को। तो ये उसने 3 स्टेप्स बताए थे। ये नीडा ही की जो बुक है उसमें जो उसने ओवरऑल ये डायग्राम दी इस चॉम्स्की के मॉडल को समझाने की गर्ज से, ये एक्चुअली वो है। ये गौर आप कर सकते हैं, ए सोर्स लैंग्वेज, ठीक है, नीचे एनालिसिस हो रहा है, ठीक है, सोर्स लैंग्वेज से एक्स, यानी सोर्स लैंग्वेज का एनालिसिस करके ए यानी सोर्स लैंग्वेज का वो जो वर्ड है ए या फ्रेज है, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया या एनालाइज किया एक्स फॉर्म में, बाद में आपने उसको ट्रांसफर किया वाई फॉर्म में, और वाई फॉर्म से आपने रीस्ट्रक्चर आपने उसको किया रिसेप्टर लैंग्वेज की बी फॉर्म में, ठीक है। द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द सोर्स टेक्स्ट इज एनालाइज्ड, गौर कीजिए सोर्स लैंग्वेज में सरफेस स्ट्रक्चर को एनालाइज किया गया। सरफेस स्ट्रक्चर बेसिकली जो अपियरेंटली आपको सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है वो है, ठीक है। द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द सोर्स टेक्स्ट इज एनालाइज इनटू द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द डीप स्ट्रक्चर। तो यहां पे एनालिसिस हुआ कि इन डेप्थ ये सरफेस स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर ट्रांसफर्ड इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस, फिर इनको ट्रांसफर किया गया, ट्रांसलेट किया गया दूसरे लफ्जों में, यानी आपने सरफेस स्ट्रक्चर को एनालाइज करके उसका डीप स्ट्रक्चर निकाल लिया, फिर उस डीप स्ट्रक्चर को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया डीप स्ट्रक्चर ही में, ठीक है, एंड देन रीस्ट्रक्चर्ड सिमेंटिकली एंड स्टाइलिस्टिकली इनटू द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट टेक्स्ट। बाद में आपने वो जो डीप स्ट्रक्चर दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया या ट्रांसफर किया था, उसी को रीस्ट्रक्चर करके
दोबारा से सरफेस स्ट्रक्चर दूसरी लैंग्वेज में कर दिया। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। पुरानी डायग्राम जहन में रखिए, ये अब एक लैंग्वेज है इंग्लिश से, ये सोर्स टेक्स्ट है। विल ऑफ गॉड, ये सरफेस स्ट्रक्चर है। पहले नंबर पे आपको सरफेस स्ट्रक्चर एनालाइज करना है। आपने एनालाइज किया तो एनालिसिस में आपको पता चला कि विल ऑफ गॉड का डीप स्ट्रक्चर यानी इन डेप्थ, एक्चुअली विल ऑफ गॉड का मतलब है कि गॉड विल करता है। ठीक है, ये डीप स्ट्रक्चर बन गया। आपने विल ऑफ गॉड को एनालाइज किया कि ये गॉड विल करता है, इट मींस आपने डीप स्ट्रक्चर निकाला, गॉड विल्स। अब आपने ट्रांसफर करना है जो टारगेट आपकी लैंग्वेज है, तो गॉड विल्स डीप स्ट्रक्चर का मीनिंग बना खुदा मर्जी करता है। इसका मतलब ये बन गया डीप स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन। अब इसको करना है रीस्ट्रक्चर, तो रीस्ट्रक्चरिंग की तो वो आएगी खुदा की मर्जी। गौर कीजिए, ये सरफेस स्ट्रक्चर जो अब आपने बनाया है, ये वो जो पहला विल ऑफ गॉड है, ये एग्जैक्ट उसका मीनिंग बन गया, खुदा की मर्जी। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या वे था नीडा का। चॉम्स्की के मॉडल से नीडा ने जो चीज पिक की थी वो ये कि चॉम्स्की ने एक्चुअली जिक्र किया था कि कर्नल बेसिकली कुछ बेसिक या प्राइमरी सेंटेंसेस, ठीक है, इनके बारे में चलिए पहले पढ़ लेते हैं। कर्नल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आउट ऑफ विच लैंग्वेज बिल्ड्स इट्स एलेबोरेट सरफेस स्ट्रक्चर्स। बेसिकली जो सरफेस स्ट्रक्चर्स हमारे सामने होते हैं वो कुछ प्राइमरी या बेसिक स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं। मिसाल के तौर पे एक सरफेस स्ट्रक्चर आपके सामने मैं बोलता हूं, आई वॉन्ट टू गो। आई वॉन्ट टू गो, अगर आप गौर करें तो ये दो बेसिक स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है। नंबर वन आई वॉन्ट, नंबर टू आई गो। आई वॉन्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आई गो दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहते हैं कर्नल्स। अच्छा, आई वॉन्ट आई गो, इन दोनों से आपने बनाया सरफेस स्ट्रक्चर आई वॉन्ट टू गो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज अ ब्लैक काउ, दिस इज अ ब्लैक काउ। गौर कीजिए, ये भी दो बेसिक स्ट्रक्चर से बना है। दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ, द काउ इज ब्लैक, या दिस इज ब्लैक। दिस इज अ काउ, द काउ इज ब्लैक, दिस इज अ ब्लैक काउ। ये सरफेस स्ट्रक्चर आपने इन दोनों बेसिक स्ट्रक्चर से बना लिया। तो कर्नल्स जो होते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एक्चुअली ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी सेटिंग होती है। मिसाल के तौर पे आई गो, आई क्या है सब्जेक्ट, गो क्या है वर्ब, ठीक है। दूसरी तरफ दिस इज अ काउ, तो इसमें आपको दिस जो है वो सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, और इज आपको वर्ब मिल गया, और काउ जो है ये वो आपको मिल गया, कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ठीक है। तो ये आपका दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरह के गिनती के ही कुछ कर्नल्स या कह लीजिए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो गिने हुए होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो इनका अगर कह लीजिए पता चल जाए तो जो ट्रांसलेशन के दौरान सरफेस स्ट्रक्चर्स सोर्स टेक्स्ट के होते हैं उनको इन कर्नल्स में तोड़ के उनको ट्रांसलेट करना इजी हो जाता है, और बाद में उनसे सरफेस स्ट्रक्चर्स बनाना आसान हो जाता है। अभी हमने पीछे एक एग्जांपल देख ली है। Kernels are to be obtained from the source text surface structure by a reductive process of back transformation. तो बैक ट्रांसफॉर्मेशन वही ये जो अभी आपके सामने हुआ था कि भाई खुदा की मर्जी या विल ऑफ गॉड, तो गॉड विल्स, तो ये बैक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। विल ऑफ गॉड
विल जो थी, ठीक है, ये एक्चुअली आपकी कह लीजिए वो थी एक नाउन था, ठीक है, और गॉड भी नाउन था, ठीक है। ताहम गॉड इसमें जो था वो सब्जेक्टिव रोल प्ले करता नजर आ रहा था, तो आप उसको बैक ट्रांसफॉर्मेशन से उठा के शुरू में ले आए गॉड। अब वो सब्जेक्ट आपने बना दिया, जबकि वो जो विल था, ठीक है, उसकी फिर शक्ल बदल गई वर्ब में। तो इस तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये रिडक्टिव प्रोसेस यानी रिड्यूस करके आप निकालते हो, ठीक है, और ये हर एक फ्रेज का डिफरेंट होता है। अच्छा, दिस रिक्वायर्स एनालिसिस यूजिंग जनरेटिव ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर्स, 4 टाइप्स ऑफ फंक्शनल क्लास। अच्छा, इसके लिए एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, तो इस सिलसिले में 4 फंक्शनल क्लासेस का जिक्र चॉम्स्की ने किया हुआ है, ठीक है, कि भाई एनालिसिस करना है कर्नल्स को फाइंड करने के लिए, तो वो किस तरह से आप फाइंड करोगे, ठीक है। वो फंक्शनल क्लासेस कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे तो क्लास है इवेंट्स की, ठीक है। ऑफन बट नॉट ऑलवेज परफॉर्म बाय वर्ब्स, यानी ग्रामर के अंदर वर्ब्स एक्शंस का रोल प्ले करते हैं, एक्शन से ही इवेंट्स बनते हैं। अच्छा, तो एक क्लास तो ये है फंक्शनल। दूसरी ऑब्जेक्ट्स ऑफन बट नॉट ऑलवेज परफॉर्म बाय नाउन्स, ठीक है, मोस्टली जो थिंग्स या फिनोमिना का रोल प्ले करते हैं वो नाउन्स करते हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स का ही थिंग्स का रोल प्ले करने वाले हो जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट्स, ठीक है, यानी ऐसी चीजें जो कह लीजिए कि प्रॉपर मटेरियलिस्टिकली फील नहीं की जा सकती, ठीक है, तो उनमें क्वांटिटीज आ जाती हैं, क्वालिटीज आ जाती हैं, और इसमें मोस्टली एडजेक्टिव क्लास जो है वो रोल प्ले करती है, तो ये एक अलग से क्लास बीच में आ जाती है। फिर रिलेशनल्स होते हैं, वर्ड्स के बीच में रिलेशन जोड़ने वाले, इसमें जेंडर आ जाता है नाउन्स का, ठीक है, प्रेपोजिशंस आ जाते हैं, कंजंक्शंस आ जाते हैं, ये रिलेशन पैदा कर रहे होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में जोड़ रहे होते, पैदा कर रहे होते हैं। तो इनके थ्रू आप कर्नल्स जो हैं वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, और जब आप कर्नल्स फाइंड कर लें, उनकी बैक ट्रांसफॉर्मेशन करके आप कह लीजिए कि टारगेट टेक्स्ट के लिए ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं। एक दफा फिर उसी एग्जांपल को देखते हैं। गौर कीजिएगा, विल ऑफ गॉड, ये बेसिकली सरफेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपने इसका जब एनालिसिस करना है, तो ऑलरेडी मैं वैसे बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब देखिए कि भाई गॉड विल्स की सूरत में आपको पता चला कि यहां पे विल ऑफ गॉड में गॉड वो ऑब्जेक्ट है या थिंग है या पर्सन है जिसका काम यानी जिसने कह लो कि एक इवेंट करना है, इवेंट यानी एक्शन करना है, और एक्शन है विल्स। तो आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट क्लास या नाउन क्लास में गॉड आ जाएगा, और विल चूंकि उसकी है, ठीक है, और विल उसका यूं कह लो कि वो होगा, उसकी तरफ से होगी, तो विल्स जो है ये फिर वो वर्ब की सूरत में आ जाएगा। यहां से अब बैक ट्रांसफॉर्मेशन विल ऑफ गॉड की हो गई, यानी विल ऑफ गॉड, गॉड विल्स, ये बैक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इस बैक ट्रांसफॉर्मेशन को आप ट्रांसफर करते हो, खुदा मर्जी करता है, वंस अगेन फिर बैक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हो, खुदा की मर्जी, ठीक है। मर्जी खुदा, खुदा की मर्जी, मर्जी खुदा, तो मर्जी खुदा अगर कर दोगे तो ये बैक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अदरवाइज खुदा मर्जी करता है, इसको भी आप बैक ट्रांसफॉर्मेशन ही काउंट कर सकते हो। All languages have between 6 and a dozen basic kernel structures. तो जैसे ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो मोस्टली जो प्राइमरी यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं। याद रखिए, ये जो प्राइमरी या बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स या कर्नल स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमेशा जो यूं कह लीजिए वो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं वही होते हैं, ये नेगेटिव नहीं होते, ठीक है, इंट्रोगेटिव नहीं होते, और इनमें आप यूं कह लीजिए कि जो एक वो नॉट या क्वेश्चन का वो आंसर है वो नहीं पाया जाता, तो ये गिनती ही के होते हैं स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। अच्छा, all languages agree far more on the level of kernels than on the level of more elaborate structures. अच्छा, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो लैंग्वेजेस के होते हैं वो हर लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे एम्बेडेड क्लॉजेज, ठीक है,
अब वो जो एम्बेडेड क्लॉजेज हैं कि भाई ये क्लॉज के अंदर आपने एक और क्लॉज एम्बेड की होती है, ठीक है, वो हो सकता है कि वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो वहां पे जो है वो फिर अगर उस लेवल पे अगर आप जाके वो आप ट्रांसलेशन के लिए कोई आसानी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो शायद इतना आसान नहीं जितना ये आसान है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं, कर्नल स्ट्रक्चर्स, उनको फाइंड कर लें। और तकरीबन कोई भी जो बड़े बड़े जुमले होते हैं वो छोटे छोटे इसी तरह के कर्नल जुमलों में, कर्नल स्ट्रक्चर्स में होते हैं, तो वो कर्नल स्ट्रक्चर्स फिर फाइंड करने बड़े इजी हो जाते हैं, तो छोटे लेवल पर ट्रांसलेशन इजी हो जाती है। ये उर्दू टू इंग्लिश जब आप ट्रांसलेट करते रहे इंटरमीडिएट में, तो उसका एक आसान सा तरीका यही था कि बजाय इसके कि आप वो बड़े बड़े जुमलों को ट्रांसलेट करने बैठ जाते उनके वर्ड्स को, सिंपल सा तरीका मोस्टली ये होता है कि उसके कर्नल स्ट्रक्चर्स में तोड़ते जाओ, तो वो तोड़ के ट्रांसलेट करना जो है वो आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे चश्मा बहार में फूटता है, ठीक है, तो अब आपको देखना है कि भी जो कर्नल है वो क्या है, तो कर्नल स्ट्रक्चर जो है वो तो एक्चुअली ये है सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, तो चश्मे का क्या है, चश्मा फूटता है, ठीक है। अच्छा, तो चश्मा फूटता है ट्रांसलेट करना आसान है, द स्प्रिंग स्प्रिंग्स, ये आसान हो गया, ठीक है। और वो दूसरा कर्नल स्ट्रक्चर क्या था, बाहर में, ठीक है, इस तरह करके से निकाल लिया, तो इन द स्प्रिंग, तो इस तरह करके जोड़ना फिर इजी हो जाता है। Kernels are the level at which the message is transferred into the receptor language before being transformed into the surface structure in 3 stages. अच्छा, ये कर्नल एक्चुअली वो लेवल है जिसपे आपने मैसेज ट्रांसफर करना होता है रिसेप्टर लैंग्वेज यानी टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है। अच्छा, और बाद में उसको सरफेस स्ट्रक्चर में करना होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको ये जो भी मैंने वो डायग्राम बताई है उसके अंदर ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ के एक दफा फिर वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और उसको देख लीजिए तो आपको ये समझ आ जाएगा, ये वही बात है। अच्छा, लेकिन अब वो 3 स्टेजेस का जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये जो कर्नल्स हैं इनको जब आपने ट्रांसफर करना है रिसेप्टर लैंग्वेज में, तो 3 स्टेजेस के अंदर, ठीक है, आप वो ट्रांसफरिंग करते हैं। पहली स्टेज लिटरल ट्रांसफर, जिसको आप कह सकते हैं लफ्जी ट्रांसफर, ठीक है, यानी लफ्ज ब लफ्ज, वर्ड फॉर वर्ड। अच्छा, दूसरी है मिनिमल ट्रांसफर। मिनिमल ट्रांसफर यानी कम से कम रद्दो बदल किया जाए, शायद खूबसूरती पैदा करने या सेंस पैदा करने की गर्ज से थोड़ा सा रद्दो बदल किया जाए, सेंस फॉर सेंस करने की गर्ज से। और लास्ट है लिटरेरी ट्रांसफर, जिसका मतलब कि अब पूरी खूबसूरती पैदा की जाए टारगेट लैंग्वेज की तरफ से, एक खूबसूरत सा जुमला क्रिएट किया जाए जिसके अंदर एक तरह से वो सारी जो मैसेज या कंटेंट है वो सारे का सारा आ भी जाए, ठीक है। ये एक दफा फिर से वो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एग्जांपल आ गई है, विल ऑफ गॉड एनालिसिस और ये सारा, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक एग्जांपल अब और देखते हैं। ये ग्रीक आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, इसमें आपके सामने ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है, कुछ चीजें आ रही हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, ये ग्रीक वर्ड्स हैं जिनको आपके सामने जो है वो ये आवाज जो है वो प्रोड्यूस करते हुए, ठीक है, वो स्पेलिंग्स जो है बनाए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये एक एक वर्ड को, ठीक है, ट्रांसलेट, रोमन जेकबसन ने तो कहा था कि वो पूरे मैसेज को ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है, लेकिन इस हवाले से जो नीडा है वो ये कहता है कि एक एक वर्ड के कंटेक्चुअल मीनिंग और सारे मीनिंग्स वगैरह देखते जाओ, कल्चरल उसकी किस तरह से है यूसेज, वहां से आपको पता चलेगा कि भी क्या इस्तेमाल इसका है। आइए देखते हैं ये वर्ड्स क्या बताते हैं। इजेंटो, ठीक है, इजेनेटो, लिटरल ट्रांसफर यानी लफ्जी ट्रांसफर अगर करते हैं तो इजेनिटो जो है इसका लफ्जी मतलब है बिकेम,
ठीक है। अच्छा, एंथ्रोपोस, इसका लफ्जी मतलब है अमैन। एपस्टेलमेनोस, एपस्टेलमेनोस, इसका लफ्जी मतलब है हैविंग बीन सेंट। पारा, फ्रॉम, theo, God, onoma, name, auto, to him, एओनस, जॉन या एओन सिंपल भी। ये लिटरल ट्रांसफर अब आपके सामने जो हुई, लफ्जी ट्रांसफर, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड वो हुई, became a man having been sent from God named to him John। ये थी लिटरल ट्रांसफर। ठीक है, आइए देखते हैं मिनिमल ट्रांसफर, जिसमें कोशिश की जाएगी कि कम से कम कोई चेंज की जाए और ओरिजिनल कंटेंट और ओरिजिनल मीनिंग और ओरिजिनल सेंस जिस हद तक ओरिजिनल वर्ड्स के ओरिजिनल ट्रांसलेशन ही से प्रिजर्व हो सकती है वो रखी जाए। तो ये मिनिमल ट्रांसलेशन ट्रांसफर है। बिकेम को आपने कर दिया देयर वॉज, आमैन, ये देखिए तरतीब वही रही। सेंट, हैविंग बीन सेंट को सेंट, देयर वॉज अ मैन सेंट फ्रॉम गॉड। अच्छा, अब यहां तक 5 नंबर तक तो सेम तरतीब से ही सब कुछ आया। ये है मिनिमल ट्रांसफर। ठीक है, कि कम से कम कोशिश की गई कि भाई कोई तरतीब खराब हो। ताहम अब 6 और 7 में नेम टू हिम की जगह टू हिम को हुज में ट्रांसफर किया गया और नेम को आगे पुट कर दिया गया। हुज नेम और वॉज खुद से ऐड किया गया, जॉन। मिनिमल ट्रांसफर, ठीक है, ये मिनिमल, कम से कम जिस हद तक कम ट्रांसफर हो सकती थी ये हुई है। देयर वॉज अ मैन सेंट फ्रॉम गॉड हुज नेम वॉज जॉन। ये मिनिमल ट्रांसफर के साथ एक ब्यूटीफुल टेक्स्ट आपने ट्रांसलेट टारगेट टेक्स्ट तैयार कर लिया। अच्छा, इन केस अगर तो आप लिटरेरी ट्रांसफर कर रहे हो, जिसका मतलब कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसकी खूबसूरती और ब्यूटीफुल आ जाए उभर के, तो फिर तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अल्फाज की चेंजिंग आएगी। मींस के ट्रांसलेटेड वर्ड्स जो होंगे, मैसेज तो वही रहेगा, मैसेज चेंज नहीं होगा, ताहम अल्फाज आगे पीछे भी होंगे, ओमिट भी हो सकते हैं, ताहम मैसेज वही रखा जाएगा। गौर कीजिए, अ मैन नेम्ड जॉन वॉज सेंट बाय गॉड। देखिए तरतीब आगे पीछे हो चुकी है। नेम्ड यानी जहां हुज नेम था उसको मिला के एक नया वर्ड नेम्ड आपने पुट कर दिया। अ मैन नेम्ड जॉन वॉज एज यूजुअल, यहां भी ऐड किया गया है, यानी खुद से पुट किया गया, बाय खुद से पुट किया गया। अ मैन नेम्ड जॉन वॉज सेंट बाय गॉड। लेकिन ये एक लिटरेरी ट्रांसफर होगी। ताहम अगर आप गौर करें तो ओरिजिनल और ये जो ट्रांसफर्स हैं तीनों, इनमें सेंस वही रही है, सिर्फ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन आपको नजर आती है सबसे ऊपर वाले लिटरल में और मिनिमल में। तीसरे में आके आपको सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन जो है वो मिलती है। तो यूजीन निडा ने इस तरह से इसको बहुत अच्छी तरह इलेबोरेट किया है। The old terms such as literal, free, and faithful translation were discarded by Nida in favor of two basic orientations or types of equivalence। तो निडा ने जो पुरानी टर्म्स थी ट्रांसलेशन के हवाले से, लिटरल ट्रांसलेशन, फ्री ट्रांसलेशन, फेथफुल ट्रांसलेशन, लिटरल यानी वर्ड फॉर वर्ड और फ्री यानी सेंस फॉर सेंस, ठीक है, फेथफुल इन दोनों का एमेलगम थी, ठीक है। तो ये वर्ड ये नीडा ने इन टर्म्स को एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया। वो इनकी जगह दो इक्विवेलेंस की टाइप्स लेके आया। ट्रांसलेशंस की जगह दो इक्विवेलेंस की टाइप्स, फॉर्मल इक्विवेलेंस, डायनेमिक इक्विवेलेंस। आइए इनको देखते हैं। Formal equivalence focuses attention on the message itself in both form and content। फॉर्म यानी स्ट्रक्चर, ये सरफेस स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चर जो भी आप देख के आए हैं
कंटेंट यानी वो मटेरियल जो या मैसेज जो अल्फाज के अंदर है। तो फॉर्मल इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर और कंटेंट बोथ में मैसेज के ऊपर फोकस करते हैं। One is concerned that the message in the receptor language should match as closely as possible the different elements in the source language. यानी सोर्स लैंग्वेज में जो मैसेज है, ठीक है, वो टारगेट लैंग्वेज में भी जिस हद तक मुमकिन है ओरिजिनल एक अल्फाज के जो अरेंजमेंट है, वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है, उसी में आए। तो उसके लिए फॉर्मल इक्विवेलेंस जो है वो फोकस करती है। फॉर्मल एक्चुअली फॉर्म से ही है कि स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस होता है, ताहम अलोंग विद मैसेज के मैसेज भी डिस्ट्रॉय ना हो। ये जो अभी पीछे आपने एग्जाम्पल देखी है उसमें फॉर्मल इक्विवेलेंस जो है उसकी एग्जाम्पल मिनिमल ट्रांसफर है, ठीक है, कि उसमें फॉर्म एंड कंटेंट का ख्याल रखा गया है और कोशिश की गई है कि मुमकिन तौर पर जो अरेंजमेंट या ऑर्डर है वो डिस्ट्रॉय भी ना हो फॉर्म में और मैसेज भी डिस्ट्रॉय ना हो। फॉर्मल इक्विवेलेंस और फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस आपको मैंने बताया था इक्विवेलेंस और कॉरेस्पॉन्डेंस लास्ट लेक्चर में, ठीक है। नीडा इन दोनों को तकरीबन मिला के प्रेजेंट कर रहे हैं, हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि कॉरेस्पॉन्डेंस कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स की टर्म है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू लैंग्वेजेस को प्रेजेंट करती है, ठीक है, मोस्टली स्ट्रक्चर या ग्रामेटिकल लेवल पे। तो इक्विवेलेंस जो है ये तो ट्रांसलेशन की है टर्म, ठीक है, तो वो इन दोनों को तकरीबन इकट्ठा मिला के ही प्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मल इक्विवेलेंस और फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस is keenly oriented towards the source text structure which exerts strong influence in determining accuracy and correctness। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि भाई सोर्स टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है, तो फॉर्मल इक्विवेलेंस का फोकस इस पर होता है। Most typical of this kind of translation are gloss translations with a close approximation to source text structure, often with scholarly footnotes। footnotes gloss translations जो हैं ये बेसिकली वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशंस होती हैं, लिटरल ट्रांसलेशंस होती हैं जो कोशिश करती हैं कि वो ओरिजिनल वर्ड का ओरिजिनल वर्ड्स के मीनिंग्स और स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना हो और डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, तो ये ग्लॉस ट्रांसलेशंस फॉर्मल इक्विवेलेंस जो है एक्चुअली उसको एक बेहतरीन एग्जांपल है। दूसरी उसने जो इक्विवेलेंस बताई थी वो थी डायनामिक और फंक्शनल इक्विवेलेंस। ये बेस्ड हो ऑन व्हाट नीडा कॉल्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट इफेक्ट, वेयर the relationship between receptor and message should be substantially the same as that which existed between the original receptors and the message। अच्छा, डायनामिक या फंक्शनल इक्विवेलेंस जो है ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट इफेक्ट के ऊपर बेस करती है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट इफेक्ट बेसिकली क्या है कि वो जो ओरिजिनल राइटर ने मैसेज उस अपनी ऑडियंस के लिए लिखा था, तो आज जब उसको सैकड़ों सालों बाद या हजारों सालों बाद ट्रांसलेट किया जाए तो इस तरह से नेचुरल ऑर्डर में ट्रांसलेट किया जाए कि वो ऐसे ही फील हो कि भाई वही राइटर, ठीक है, वो मतलब उसी स्टाइल में मतलब लिख रहा है इस ऑडियंस के लिए भी जिस स्टाइल में वो अपनी ऑडियंस के लिए लिख रहा था। तो एक्चुअली ये है डायनामिक इक्विवेलेंस या फंक्शनल इक्विवेलेंस। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो फोकस जो है वो बेसिकली होता है कि जो मैसेज और रिसेप्टर है वो मैसेज को समझ सकें और उनको बिल्कुल ये फील ना हो कि कोई फॉरेननेस है, कि भाई ये तो बाहर का कोई मैसेज है। मिसाल के तौर पे उर्दू में अल्केमिस्ट का जो तर्जमा किया गया, ऑलमोस्ट 4 ट्रांसलेशंस मैंने देखे, वो फोर के फोर चारों ट्रांसलेशंस जो हैं वो बेसिकली इस तरह से किए गए हैं कि बाकायदा तौर पे फॉरेननेस नजर आ रही होती है।
यानी तर्जमा करते हुए बहुत से अल्फाज को दुरुस्त तरीके से उनका तर्जमा ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से पढ़ने वाले को बाकायदा तौर पे महसूस हो रहा होता है कि वो किसी अंग्रेजी नॉवल का तर्जमा पढ़ रहा है। डायनामिक इक्विवेलेंस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि टारगेट लैंग्वेज वाले को फील ही ना हो कि वो किसी और लैंग्वेज का टेक्स्ट पढ़ रहा है। नेचुरलनेस इज अ की रिक्वायरमेंट फॉर निदा, ये अभी हमने बात की है। द मैसेज हैज टू बी मॉडिफाइड to the receptor's linguistic needs and cultural expectation and aims at complete naturalness of expression। यानी कि वो जो नेचुरलनेस सोर्स टेक्स्ट की है वो कम से कम जो टारगेट टेक्स्ट है उसके अंदर भी बरकरार रखी जाए, कि टारगेट लैंग्वेज के स्टाइल को भी मद्देनजर रखा जाए कि टारगेट लैंग्वेज का स्टाइल क्या है। यानी ऐसा ना हो कि सोर्स लैंग्वेज के स्टाइल को कॉपी करके ट्रांसलेट करते करते टारगेट लैंग्वेज के अंदर चाहे वो फॉरेन लगना शुरू हो जाए, ठीक है, वो फील एलियन सा लगना शुरू हो जाए, ले भाई ये तो कोई बाहर की बैरूनी चीज आ गई या बैरूनी सा लग रहा है तर्जुमा, फील ही नहीं हो रहा कि हमारे अपनी लैंग्वेज है। तो वो नहीं होना चाहिए, नेचुरलनेस पाई जानी चाहिए। द गोल ऑफ डायनामिक इक्विवेलेंस is to seek the closest natural equivalent to the source language message। ठीक है, ये वही बात कि डायनामिक इक्विवेलेंस इज टू सीक द क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट टू द सोर्स लैंग्वेज मैसेज, कि भाई जितना पॉसिबल सोर्स लैंग्वेज मैसेज के करीब आप कर सकते हो, टारगेट लैंग्वेज के अंदर वही नेचुरल वर्ड्स या नेचुरल स्ट्रक्चर्स ढूंढ के उस हद तक कोशिश करो कि हो सके। This receptor-oriented approach considers adaptations of grammar, of lexicon, and of cultural references to be essential in order to achieve naturalness। यहां पे वो कहता है कि इस सिलसिले में अगर आपको ग्रामर में मतलब अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं, लेक्सिकॉन में कल्चरल रेफरेंसेस को मद्देनजर रखना पड़ता है, तो ईच एंड एवरीथिंग को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों की ओरिजिनल नेचुरल ग्रामर भी मौजूद रहे, और मौजूद रहते हुए भी दोनों में फील ना हो रहा हो कि बड़ा फर्क किया गया है, ठीक है, ओरिजिनली कुछ और था और यहां पे कुछ और कर दिया गया। The target text language should not show interference from the source language and the foreignness of the source text setting is minimized। ठीक है, कि भाई सोर्स टेक्स्ट की जो फॉरेननेस है वो जिस हद तक मुमकिन हो टारगेट टेक्स्ट लैंग्वेज में कम की जाए, और कोशिश की जाए कि दोनों लैंग्वेजेस को एक दूसरे से करीब किया जा सके स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर यानी ग्रामर में, ठीक है, तो ये नेचुरलनेस ये है। द फोर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए ट्रांसलेशन आर, अच्छा 4 रिक्वायरमेंट्स हैं भी ट्रांसलेशन की अकॉर्डिंग टू नीडा। ट्रांसलेशन की नीड है कि भाई सेंस प्रोड्यूस कर रही होनी चाहिए, ठीक है, यानी ओरिजिनल सेंस फॉर सेंस जरूर होनी चाहिए। कन्वेइंग द स्पिरिट एंड मैनर ऑफ द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल राइटर की थॉट थी, उसका थीम था, स्पिरिट और मैनर स्टाइल था, मूड था, वो जरूर कायम रहे। हैविंग अ नेचुरल एंड इजी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, दूसरी लैंग्वेज के अंदर टारगेट लैंग्वेज के अंदर उस टारगेट लैंग्वेज का नेचुरल और इजी वे इस्तेमाल किया जाए एक्सप्रेस करने के लिए। प्रोड्यूसिंग अ सिमिलर यानी इक्विवेलेंट रिस्पॉन्स, और कोशिश की जाए कि जो सोर्स लैंग्वेज के अंदर एक इफेक्ट है वही इफेक्ट टारगेट लैंग्वेज में भी एक सिमिलर रखने की कोशिश की जाए। The conflict between the traditional notions of content and form cannot always be easily resolved। नीडा कहता है कि भाई ये जो कंटेंट और फॉर्म यानी स्ट्रक्चर और जो ओवरऑल मटेरियल होता है राइटिंग क्या, इनकी जो ट्रेडिशनल मतलब एक बहस है, वो कभी भी हल नहीं हो सकती ट्रांसलेशन के हवाले, इवन ट्रांसलेशन के अंदर भी आप उसको 100% सॉल्व नहीं कर सकते। Correspondence in meaning must have priority
over correspondence in style if equivalent effect is to be achieved. वो कहता है कि आपको सिमिलैरिटी इन मीनिंग ढूंढने की कोशिश करनी है और प्रायोरिटी बनानी है, बजाय इसके कि आप जो स्टाइल है यानी वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और ये वो इन मैटर्स को लेकर सिमिलैरिटियां ढूंढते रहें। तो आपके फोकस मीनिंग पे होना चाहिए। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।